स्वागत है मेरे चैनल रतिवांशन फैंडम में। एंड गाइस, आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी स्टोरी और फैन फिक्शन अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए। एंड चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड लास्ट पार्ट है हमारा ट्रैप्ड इन नॉवल का। तो चलिए आज की स्टोरी में बहुत कुछ होने वाला है, तो वो भी आज हम मिलकर जानते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इवनिंग कोर्ट के रूम के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ विंग ही नहीं बल्कि हरम की अधिकतर काफ़ी सारी कॉन्क्यूपाइन और कॉन्सर्ट भी आज की इवनिंग कोर्ट का पार्ट बनना चाहती थी, इसलिए वो भी आज यहाँ पर आई हैं। विंग इन सबको यहाँ देखकर कुछ समझ नहीं पाया। वहीं इनमें से एक जो यहाँ इस इवनिंग कोर्ट का पार्ट बनने आई है वो कोई और नहीं बल्कि खुद मिंग हुई है। मिंग हुई यहाँ इसलिए आई है क्योंकि वो देखना चाहती है कि विंग के साथ आज क्या होगा। कहीं ना कहीं वांग जी उसे इग्नोर कर रहा था और आज जब उसे पता चलता है कि किस तरीके से मिनहारा ने सब लोगों को यहाँ बुलाया है तो वो इस बात का एक तरीके से पार्ट बनना चाहती थी। यहाँ सारी कॉन्सर्ट और कॉन्क्यूपाइंस को स्पेशली मिनहारा ने ही बुलाया है क्योंकि वो सबको अपनी पावर दिखाना चाहती थी। वो सबके सामने ये दिखाना चाहती थी कि वो कितनी पावरफुल है। वो ये भी दिखाना चाहती थी कि वो विंग की बेइज्जती करने के बावजूद भी बच सकती है और उसके फादर की पावर की वजह से वो किसी को भी महल से बाहर निकाल सकती है। इसलिए यहाँ इतनी सारी कॉन्क्यूपाइंस और कॉन्सर्ट भी थी। वहीं अब अंदर जहाँ पे राज सभा हो रही है वहाँ किंग अपने उस बड़े से गोल्डन ड्रैगन के बने हुए राज सिंहासन पे बैठे हुए हैं और अब थोड़ी स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलते हैं, अचानक से ये इवनिंग कोर्ट क्यों रखी गई है? इस बात पे सबसे पहले तो शिव से ही बीच में आता है और अपने सर को 90 डिग्री बो करता हुआ अब रिक्वेस्टेड वे में बोलता है, किंग ये मैंने स्पेशली इसलिए रखी है क्योंकि मैं आपको और पूरे राज्य सभा को बताना चाहता हूँ कि आपके द्वारा नियुक्त किए हुए 2 रॉयल पोजीशन के ऑफिसर्स अपने काम को गलत तरीके से कर रहे हैं। वो मेरी बेटी को बुली कर रहे थे। आपके द्वारा रखा हुआ रॉयल गार्ड वैनिंग और हमारी रॉयल हीलर वेंचिंग दोनों ने मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी, उन्हें परेशान किया और मैं उसके लिए इंसाफ चाहता था। जब आप ही के महल में, आप ही के हरम में, आपकी कॉन्सर्ट के साथ ये दोनों इस तरह की हरकतें कर सकते हैं तो आप सोचिए जब ये महल के बाहर होंगे तो उन ऑर्डिनरी लोगों को, हमारी प्रजा को कैसे डील करते होंगे। आप शुशे जो ये दिखा रहा है कि वो कैसे तरीके से सही चीज़ के लिए इन सबको इकट्ठा कर रहा था। वहीं वह इस बात को सुन के लांचिरन और लांशीचन भी शॉकिंगली एक दूसरे की तरफ देखते हैं। रॉयल गार्ड वैनिंग वो तो एक बहुत अच्छे और टैलेंटेड गार्ड हैं, उन्हें तो खुद आर्मी के काफ़ी लोग पसंद करते हैं। यहाँ तक कि अगर नी मिंजे सेनापति ना बनते तो शायद उन्हें ही सेनापति बनाया जाता। यही बातें तो सब लोग आपस में डिस्कस करते हैं। इतनी बड़ी पोजीशन के इतने स्ट्रॉन्ग गार्ड के अगेंस्ट में मिनिस्टर शूशे बोल रहे हैं। ये देखकर अब लैंड चिरन भी गुस्सा होकर खड़े होते हैं और बोलते हैं, मिनिस्टर शूशे आप जानते हैं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो हमारे एक स्पेशल गार्ड हैं। उनके अगेंस्ट में अगर आप बिना सबूतों के इस तरह के अंजाम लगाएंगे तो हम आपके खिलाफ भी पनिशमेंट देने में टाइम नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं शूशे जो जानता है कि चिरन तो उसे पसंद नहीं करते पर किंग तो उसे पसंद करते हैं क्योंकि किंग उसी के बेस्ट फ्रेंड मिंग याओ को बहुत पसंद करते हैं और उन किंग के होते हुए तो उसे कोई कुछ कर नहीं सकता। इसलिए वो बिना घबराए हुए अब चिरन को देख के कहते हैं, ऐसा आपको लगता है पर असलियत ऐसी नहीं है मास्टर लैन। जैसे शूशे को शर्म भी नहीं कि वो किससे बात कर रहा है। ये देखकर शिचैन को भी बहुत गुस्सा आता है। शिचैन भी गुस्से में अब शूशे को घूर रहे थे जब शूशे सबको इग्नोर करता था। अब वांग जी की तरफ देखकर दोबारा से बोलता है, मेरा यकीन कीजिए किंग, मैं सबके भले के बारे में सोचकर ही यहाँ आया हूँ। आपको यकीन ना हो तो मैं अपनी बेटी से आपके सामने स्टेटमेंट ले सकता हूँ। ये बोलते हुए अब वो इशारे में शु मिनहारा को आगे आने के लिए बोलते हैं। वही मिनहारा अपने महंगे से हानफू को ठीक करते हुए सबके सामने आकर थोड़ी नजाकत से ही झुक कर सबको वो करते हुए अब वांग जी को देख के बोलती है, योर मैजेस्टी मैं आपकी कॉन्सर्ट हूँ और आपकी जिम्मेदारी भी। सोचिए आपकी कॉन्सर्ट को जब वो इस तरीके से हरास कर सकते हैं तो वो कितने बुरी तरीके से
बाकी प्रजा के साथ बिहेव करते होंगे। उन्होंने सचमुच में मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। उस रॉयल गार्ड वैनिंग ने तो मेरे गले पे तलवार तक रख दी थी। ये बात सुन के सब लोग शॉकिंगली एक दूसरे को देखने लगते हैं। तलवार निकाल के मिनहारा पे अटैक, ये तो बहुत बढ़िया इंजाम है जो मिनहारा वैनिंग के ऊपर लगा रही है। वहीं ये बात सुनते ही अब मिलान चिरैन ही आगे आकर कुछ गार्ड्स को वैनिंग और वेंचिंग को लाने के लिए बोलते हैं। जैसे गार्ड ये ऑर्डर सुन के बाहर की तरफ जाने के लिए एक तरह से जहाँ पे ये सभा हो रही है उसका दरवाज़ा खोलते हैं, तो सामने इतने सारे लोगों को देखकर सब लोग शॉक हैं। वहीं मिनहारा ये देखकर अपने चेहरे पे एक स्माइल लगती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अब सब कॉन्क्यूपाइंस यहाँ आ चुके हैं जो सब देखेंगे कि मिनहारा में कितनी पावर है। वहीं अब विंग जो अब तक दरवाजे पे खड़ा था, जब वो दरवाज़ा खोल के अपने सामने की तरफ देखता है तो वांग जी की नज़र भी सिर्फ विंग पे जाती है। सब लोगों के बीच में वांग जी सिर्फ विंग को देख रहा है, जो व्हाइट कलर के हानफू में, सिंपल व्हाइट हानफू जो उसे लैंक्लैन ने ही दिए हैं, उन हानफू में सामने खड़ा हुआ है। चेहरे पे हल्का सा डर है। वहीं विंग वांग जी को मतलब विंग को यहाँ देखकर वांग जी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वांग जी ने विंग को रेस्ट करने के लिए बोला था। विंग यहाँ है, वांग जी को थोड़ा अजीब लगा था। वहीं विंग वहीं खड़ा हुआ था, जब देखता है कि गार्ड सचमुच में वेंचिंग और वैनिंग को लेकर अंदर जा रहे हैं, तो वो बिना किसी परमिशन के वेंचिंग और वैनिंग के मारे उनके पीछे पीछे ही अंदर आ जाता है। वहीं अब मिनहारा विंग को देखकर और ज़्यादा खुश हो जाती है। विंग की अब वो सबके सामने फिर से बेइज्जती भी कर सकती है, उसे यही लग रहा है। जैसे वो गुस्से में घूर घूर के विंग को देख के बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने आपको तो नहीं बुलाया था, बिना किंग के परमिशन के आप यहाँ कैसे आ सकते हैं? ये बोलते हुए जैसे मिनहारा विंग को धमकाने लगती है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि वही अकेले बोलेगी। विंग यहाँ आ गया और विंग ने कुछ बोल दिया तो कहीं ये भी ना पता चल जाए कि उसने विंग की बेइज्जती की थी। वहीं जैसे ही मिनहारा विंग से कड़क आवाज़ में और तेज बोलती है, तो वांग जी जो अब तक बिल्कुल चुप बैठा था वो एकदम गुस्से में आ जाता है। उसकी मुट्ठी एकदम टाइट हो जाती है और गुस्से में मिनहारा को देख के बोलता है, कॉन्सर्ट मिनहारा। जिसे मिनहारा एकदम से घबरा जाती है कि वांग जी की आवाज़ बहुत सॉलिड और बहुत ज़्यादा तेज़ थी। वो जो विंग को घूर रही थी अब वो सामने की तरफ देखने लगती है, और जैसे वांग जी ने गुस्से में ये बात बोली तो वो तुरंत अपने घुटनों पे बैठ जाती है। अब वांग जी गुस्से में मिनहारा को देखते हुए बोलता है, कॉन्सर्ट आप अपनी पोजीशन भूल गई हैं क्या? आप होती कौन है जो एम्प्रेस से सवाल पूछे? एम्प्रेस वी वुशान इस सभा में कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि वो एम्प्रेस है। किंग और क्वीन किसी के परमिशन से या किसी के ऑर्डर से कहीं आते और जाते नहीं हैं। ये बोलते हुए वांग जी बहुत जोर से एक तरह से चिल्लाते हुए मिनहारा पे जब ये बात बोलता है तो मिनहारा वहाँ डर के कांपने लगती है। वहीं वो कॉन्सर्ट जो पीछे खड़ी थी वो भी इधर उधर देखने लगती है। क्या उन्होंने सही सुना? क्या किंग ने वी वुशान को क्वीन के टाइटल दिया? जिस वी वुशान को सब लोग यही कहते थे कि वो बस नाम के एम्प्रेस है, वरना उसकी कोई औकात नहीं। आज वांग जी ने उसका पक्ष लिया। वहीं विंग जो सर झुकाए खड़ा था वो एकदम से बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखने लगता है। वहीं वांग जी विंग की तरफ देखकर अब थोड़ी सीरियस वॉइस में ही बोलता है, एम्प्रेस आप इस इवनिंग कोर्ट का पार्ट बनना चाहते थे तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। मैं खुद आपको अपने साथ लेकर आया था। आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप इस तरीके से यहाँ काफ़ी देर से खड़े हुए हैं, ये आपके लिए सही नहीं होगा। मेरे पास आइए। ये बोल के अब वांग जी अपना हाथ आगे करते हुए विंग को अपने पास आने का इशारा करते हैं। इसे विंग घबराता हुआ सबकी तरफ देखता है। वहीं कोने में खड़े उसके फादर यानी जांग फैमिया और उसका भाई अडॉप्टेड ब्रदर जांगचन भी एक दूसरे की तरफ शॉकिंगली देखने लगते हैं। क्या विंग के इतने दिन बाद वो देखकर पहले ही इमोशनल हो गए थे और अब विंग को वहाँ मतलब किंग अपने पास बुला रहे हैं, ये देखकर वो थोड़ा घबरा और थोड़ा सा परेशान से में ही विंग को देखने लगते हैं। विंग भी डरते डरते वांग जी के पास आता है। वहीं वांग जी अब उसका हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे सब लोग शॉक है। वो हाथ पकड़ के खुद विंग को स्टेज से ऊपर लाता है, अपने बड़े से सिंहासन पे बिल्कुल अपने पास बैठा लेता है। ये सिंहासन काफ़ी बड़ा है, इस पे 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। वो अभी भी विंग के कमर पे हाथ रखे हुए उसे बड़े प्यार से अपने साथ बैठा रहा है। ये देखकर तो विंग भी शॉक, और यहाँ तक कि पूरा का पूरा राजमहल शॉक। वो कॉन्क्यूपाइन कॉन्सर्ट शॉक, मिनहुई शॉक, मिनहारा शॉक, और सबसे बड़ी बात जांग्स फैमिली भी शॉक। सब लोग शॉकिंगली ये नज़ारा देख रहे हैं। वांग जी बहुत आराम से विंग को बैठाता है। वहीं विंग बेचारा घबराया हुआ वो नीचे करा हुआ था, जिसके कान के पीछे प्यार से उसके बालों को रखते हुए थोड़ा धीरे से आवाज़ में बोलता है, सामने देखिए
आज मैं आपको दिखाऊंगा आपके पास कितनी पावर है। यहाँ सारा महल है, इसलिए आज मैं आपको आपकी सही पोजीशन और सही पावर सबके सामने ही दूंगा। ये बोलता हुआ वांग जी बहुत प्यार से विंग को देख रहा है। विंग एकदम से अपनी नज़र पकड़ के साइड से वांग जी को देखने लगता है। फिर से ये आंखें जो उसे बहुत अपनी सी लग रही हैं, कि वो पुरानी आंखें नहीं हैं जिसमें हमेशा विंग को अपने लिए गुस्सा, नफरत और एक अजीब सी अब एक होता परायेपन की फीलिंग आती थी। इन आंखों में तो कुछ अपनेपन सा है, कुछ ऐसा जो विंग ने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया, कुछ ऐसा जो विंग को पता नहीं हर एक बात जो वांग जी बोलता है उन पे विश्वास करने पे मजबूर करता है। इसलिए विंग बहुत प्यार से अब वांग जी की तरफ देख रहा है। वहीं वांग जी विंग की आंखों में भी अपने लिए एक ट्रस्ट देखकर अब स्माइल करता हुआ फिर से सामने की तरफ देखता है और अब वो बिल्कुल मिनिस्टर शूशे को इग्नोर करता हुआ सामने खड़े वैनिंग और वेंचिंग की तरफ देख के बोलता है, रॉयल गार्ड वैनिंग, आपके ऊपर मेरी कॉन्सर्ट ने इंजाम लगाया है कि आपने उनके ऊपर अटैक किया, उनके ऊपर अपनी तलवार उठाई। क्या ये बात सच है? इस बात पे वैनिंग जो कभी झूठ नहीं बोलता वो तुरंत अपनी गर्दन हाँ की तरफ हिलाता है, जिससे शूशे एकदम खुश हो जाता है और बोलता है, देखा किंग, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि इन्होंने मेरी बेटी पर तलवार उठाई थी। आप इसे सजा दीजिए, इसने जो किया है उसकी सजा जरूर दीजिए। ये बोलता हुआ शूशे बीच में जैसे ही दोबारा कूदता है तो एकदम से अब वांग जी को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में शूशे को देख के बोलता है, मिनिस्टर शूशे, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी और आपने मेरी बात बीच में काटी। ये आपकी पहली गलती है और जिसकी सजा मैं अभी आपको बाद में दूंगा। और ये बोलने के बाद अब वांग जी शूशे को घूरने लगता है, जिससे शूशे भी एकदम से घबरा जाता है। गलती तो उसने कर दी, किंग के बीच में वो कैसे बोल बैठा? क्या वो भूल गया ये वही क्रूएल किंग लांग वांग जी है जो एक सेकंड में लोगों की जान ले लेता है? शूशे अब एकदम से घबरा के घुटनों पे बैठ जाता है और पहले ही माफी मांगने लगता है। माफ कीजिएगा किंग, मैं बस अपनी बेटी के मारे प्रोटेक्शन में थोड़ा ज्यादा भूल गया। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा जब तक आप परमिशन नहीं देंगे। मैं कुछ भी अपने शब्द मुंह से नहीं निकालूंगा। बोलता हुआ शूशे अब थर-थर कांप रहा है, क्योंकि फिर से वांग जी की आंखों में वो खूंखार किंग सबने देख लिया, जिससे लोग यहाँ डरते हैं। अब वांग जी फिर से वैनिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्यों उठाई थी आपने ये तलवार? पूरी बात सही से बताइए। हमें मिनहारा का पॉइंट ऑफ व्यू उसने बता दिया, पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमें नहीं पता, इसलिए हमें सब कुछ सही सही बताइए। अब वैनिंग पहले अपनी बहन की तरफ देखता है और फिर आगे आकर अपने दोनों हाथों को हवा में करता हुआ 90 डिग्री किंग को बोलना शुरू करता है, किंग, मैंने सिर्फ आपका ऑर्डर फॉलो किया था। मैंने ये तलवार इसलिए उठाई थी क्योंकि आपने मुझे ऑर्डर दिया था कि मुझे एम्प्रेस वी वुशान का ध्यान रखना है। एम्प्रेस वी वुशान के सम्मान और जान की मुझे ही रखवाली करनी है। मैं वही कर रहा था। आपकी कॉन्सेप्ट ने हमारी एम्प्रेस वी वुशान को बुली किया था, उन्हें जानबूझ के धक्का दिया था, उन्हें नीचा साबित करा था। इतना ही नहीं, उनके मरे हुए पेरेंट्स के बारे में भी बहुत गलत बोला था, इसलिए मैं अपने ऊपर काबू नहीं कर पाया और उन्हें रोकने के लिए मैंने ये सब किया। मेरी अगर कोई गलती है तो मैं उसकी सज़ा के लिए हकदार हूँ और आप मुझे वो सज़ा ज़रूर दीजिएगा, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी ही फॉलो करी थी। ये बोलता हुआ जैसे सीधा जो कुछ हुआ वैनिंग वो सारी बातें बता देता है, जिससे अब वांग जी की मुट्ठी बिल्कुल टाइट हो जाती है। वहीं मिनहारा जिसे लगा था इस बात सुनने के बाद भी वांग जी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि इससे पहले भी उसने विंग के साथ बहुत गलत किया है, कई बार तो वांग जी के सामने भी किया है, तब भी वांग जी कुछ नहीं बोलता था, तो आप क्या बोलेगा? इस बात पे मिनहारा तो बिल्कुल शांत थी, लेकिन वांग जी अब गुस्से में तेज आवाज में बोलता है, कॉन्सर्ट शो मिनहारा, जिसे एकदम से मिनहारा अपनी नजर पर करती है। अब वांग जी स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, आपकी इतनी हिम्मत, आप एक कॉन्सर्ट होकर हमारी एम्प्रेस के साथ ऐसा बिहेव करें? आप भूल गए थे क्या आपकी पोजीशन क्या है? आप किसी भी तरीके से एक क्वीन को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्वीन की डिसरिस्पेक्ट करने का क्या पनिशमेंट होती है, क्या आपको पता नहीं है?
ये बोलते हुए कहीं ना कहीं वांग जी जब मिनहारा को आंख दिखाता है तो पीछे खड़ी बाकी कॉन्सर्ट भी शॉक। वही मिनहारा भी शॉकिंगली वांग जी को देखी कहती है, किंग आप मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं, वो भी इस विशान की वजह से। पर किंग आपने ही तो कहा था हाँ, ये आपकी कोई नहीं है, इसलिए इसलिए हमने उसे सिर्फ इसे सबक सिखाया था, इसकी गलतियों के बारे में बताया था। ये बोलते हुए अब वांग जी गुस्से में बोलते हैं, और वो तुम सिखाओगी? तुम्हें किसने ये परमिशन दी? मैंने अपनी एम्प्रेस के साथ जैसा बिहेव किया हो वो मेरे और मेरे एम्प्रेस की बात थी। मैंने किसी और को कभी भी मेरी एम्प्रेस को परेशान करने की परमिशन नहीं दी थी। और अगर ऐसा तुम्हें लगता है तो आज मैं सारे के सारे महल के सामने साफ साफ कह देता हूँ, किंग और क्वीन की कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। और अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं खुद उसे देशद्रोही का टाइटल देकर इस पूरे राज्य से बाहर निकाल दूंगा। शु मिनहारा, तुम मेरी कॉन्सर्ट की पोजीशन से अभी हटती हो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी अपनी कॉन्सर्ट नहीं मानूंगा। इतना ही नहीं, तुम्हारे फादर और तुम्हें इसी समय मैं काल कोठरी में डाल दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी एम्प्रेस के पेरेंट्स के बारे में गलत बोलो, इसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। और तुम्हारी सज़ा यही है कि जब तक तुम जिंदा रहोगी उसी काल कोठरी में रहोगी। ये बोलते हुए वांग जी अब घूर घूर के मिनहारा को देखने लगता है। शुशे भी सब समझ नहीं पाता है। और तुम किंग किंग योर मैजेस्टी प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो बच्ची है, उसे गलती होगी, आप उसे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। इस इंसान को अपनी गलती की कोई कदर नहीं है। इसने एक बार भी माफी नहीं मांगी, बल्कि इसने साफ बोला कि मैं इसे हक है कि ये एम्प्रेस की बेइज्जती कर सकती है, और आप इसे अभी भी बच्ची बोल रही हैं। आपको लगता है कि आपकी इन बातों से मुझ पे कोई फर्क पड़ेगा? मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता। और ये बोलने के बाद वांग जी गुस्से में अपनी जगह से खड़े होकर अब बिल्कुल सेंटर में आ जाता है, जिससे बाकी सब लोग अब घुटनों पे आ जाते हैं। अब वांग जी बिल्कुल स्ट्रांगली सबकी तरफ देखता हुआ, विंग की तरफ देखता हुआ आगे की तरफ आके विंग का हाथ पकड़ के अब उसे भी अपने साथ लेके आ जाता है। इससे विंग शॉक। अब बीचों बीच वांग जी और विंग खड़े हैं, जहाँ वांग जी सबके बीच में विंग को देखते हुए अपने ही सर से अपना ही मुकुट उतार के विंग के सर पे रख देता है, जिसे यहाँ खड़े सब लोग शॉक। अब वांग जी स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, एम्प्रेस, आज के बाद कोई भी आपके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता है। मैं किंग लांग वांग जी आज सभी के सामने एम्प्रेस वी वुशान को आप सबकी एम्प्रेस की पोजीशन देता हूँ। आज के बाद कोई भी वी वुशान की बेइज्जती, बुली या उनके बारे में कुछ गलत बोलेगा तो वो सीधा किंग का दुश्मन होगा। अब सब लोग आज से एम्प्रेस वी वुशान को एम्प्रेस वाला ही सम्मान देंगे। वो मेरे साथ बैठकर मेरे एम्प्रेस बनकर अपनी एम्प्रेस की ड्यूटी आज अभी इसी वक्त से निभाएंगे। ये बोलते हुए कहीं ना कहीं वांग जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सबके सामने विंग को एम्प्रेस की पोजीशन दे देता है। ये मुकुट भी विंग के सर पे ये प्रूव है कि अब वो एम्प्रेस है, कोई नॉर्मल सा इंसान नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग एम्प्रेस, जिसे देखकर यहाँ सब कुछ लोग शॉक है। वहीं जैन फैमिया की आंखों में खूब सारे आंसू और इमोशंस। शिचैन और जिरैन भी बहुत खुश होते हैं। वहीं मिंगहुई की मुट्ठी गुस्से में बिल्कुल टाइट हो जाती है। पिछले कई सालों से वो यही चीज़ अपने लिए चाहती थी। वो चाहती थी ये सब कुछ उसके साथ हो। सबके बीच में वांग जी जिस तरीके से अब विंग को सम्मान दे रहा है, उसके सर पे मुकुट रख के उसे एम्प्रेस डिक्लेयर कर रहा है, कि वो सब कुछ खुद के लिए चाहती थी। अब उसकी मुट्ठी टाइट हो जाती है और गुस्से में वो वहाँ से एकदम से उठ के चली जाती है। इतनी सारी भीड़ में कोई इंसान गुस्से में उठ के चला गया, किसी का ध्यान भी नहीं जाता है। वहीं मिंग याओ भी शौक में अपनी बहन के पीछे दौड़ता हुआ चला जाता है। वहीं बाकी सब लोग विंग और वांग जी के नाम के नारे लगाने लगते हैं, जैसे वो किंग के इस फैसले का सपोर्ट करते हैं। अब वो जैसे किंग को सम्मान करते हैं, अब वैसे ही वो अपनी क्वीन को भी सम्मान करेंगे। ये बात वहाँ डिक्लेयर करें। विंग की आंखों में बहुत सारे आंसू हैं
और वो बिल्कुल बुत बना हुआ बीचों बीच खड़ा है। कुछ पल में क्या हो गया उसे समझने बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या सचमुच में उसे एम्प्रेस बना दिया? विंग के पास एम्प्रेस का टाइटल तो तब से था जब से लेट किंग चिंगेजुन उसे एम्प्रेस डिक्लेयर करके मरे थे, लेकिन कोई इसे मानता नहीं था। कभी इस तरीके से उसे किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं करा था। ये बोलो जो नए किंग थे उन्होंने उस चीज़ को कभी डिक्लेयर ही नहीं किया था। हाँ, जब उन दोनों की शादी हुई थी यानी विंग और वांगजी की, तब तक चिंगेजुन जिंदा थे और चिंगेजुन ने ही वहाँ पे सबके बीच में वो दोनों न्यू किंग और क्वीन है या वो लोग एम्पर और एम्प्रेस हैं ये बात डिक्लेयर करी थी, लेकिन वांगजी ने कभी ये बात एक्सेप्ट नहीं करी। कभी भी विंग को एज अ एम्प्रेस एक्सेप्ट करा ही नहीं था, लेकिन आज वो ये सब कर रहा है। वांगजी उसे बहुत प्यार से देखते हुए उसकी तरफ स्माइल करता है, जो विंग के लिए एक बहुत बड़ा शौक थी। विंग अब चारों तरफ के लोगों को देख रहा है जो उसके सामने घुटनों पे बैठे हैं और उसके नाम के भी एक तरह से जय जयकार कर रहे हैं। वहीं उसके फादर इमोशनली उसे देख रहे हैं, उसका भाई इमोशनली उसे देख रहा है। चिंगेजुन के मरने के बाद सचमुच में जो चिंगेजुन चाहते थे वो हो गया, ये देखकर शिचैन और चिरैन भी बहुत इमोशनल है। वहीं विंग इन सब के बीच में वांगजी को, सिर्फ वांगजी को देख रहा है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा है ये उसके साथ हो क्या रहा है। जैसे कुछ पल में उसकी पूरी दुनिया बदल गई। वांगजी का उसकी केयर करना, वांगजी को उसको अपनी एम्प्रेस मानना और ये आंखें जो उसे इतने प्यार से देखती हैं, ये सब उसके साथ क्या हो रहा है विंग ये समझ नहीं पा रहा है। वहीं अब वांगजी विंग का हाथ पकड़ के सबके बीच में ही उसे सबसे पहले मतलब जियांग फेमिया और जियांग चांग के पास लेके आता है। वहीं विंग ये भी देखकर शौक है। वहीं जियांग फेमिया और जियांग चांग तुरंत अब खड़े होकर विंग मतलब वांगजी और विंग को देखते हुए फिर से 90 डिग्री बो करते हैं, जिसे अब वांगजी सीरियस वॉइस में उन दोनों को देख के बोलते हैं, आप दोनों हमारे साथ हमारे मीटिंग रूम में चलिए। जैसे विंग अब फिर से शॉकिंगली वांगजी को देखता है, क्या ये कुछ बड़ा करने वाला है? ये सब शायद वांगजी ने किसी मतलब के लिए तो नहीं करा। कहीं सबके बीच में विंग को एम्प्रेस डिक्लेयर करके वांगजी उसकी फैमिली के साथ कुछ गलत तो नहीं करेगा? कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें हैं जो विंग के दिमाग में चल रहे हैं। भाई जो 2 साल से इतना टॉर्चर वो लेट मतलब जो पुराना वाला किंग लांग वांगजी था उससे सह रहा था, उसके बाद उसका एकदम से इस नए किंग पे भरोसा करना या विंग पे वांगजी का भरोसा करना थोड़ा मुश्किल तो होगा ही ना। उसे नहीं पता इंसान बदल चुका है, उसके लिए तो ये सेम इंसान ही है। सडनली 2 साल से जो टॉर्चर कर रहा है वो एकदम से उसे एम्प्रेस मान ले तो थोड़ा सा इंसान का ट्रस्ट एकदम से तो नहीं बिल्ड होता ना। वही चीज़ अभी विंग के साथ हो रही है। विंग को एक समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से हुआ क्या है, इसलिए वो बिल्कुल उस शांत से मीटिंग रूम में अंदर है जहाँ पे अब वांगजी विंग को उसके पेरेंट्स के पास छोड़ के यानी जियांग फेमिया और उसके भाई जंगशा के पास छोड़ता हुआ बोल रहा है, आपने मुझसे कहा था ना मिस्टर जियांग कि आपको अपने बेटे से मिलना है, लीजिए आप अपने बेटे से मिल सकते हैं। मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन आप दोनों विंग का ध्यान रखना, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जैसे ही आप लोगों की मीटिंग ख़त्म हो आप तुरंत इसको अब एम्प्रेस के महल तक छोड़ के आइएगा। कहीं ना कहीं वांगजी विंग को उसको जिम्मेदारी के साथ अब जियांग के साथ छोड़ के जा रहा है। ये देखकर कहीं ना कहीं जियांग फैमिली भी शौक होते हैं, जैसे उन्हें यकीन नहीं हो रहा जो वो सुन रहे हैं। वहीं विंग को वहाँ छोड़ के वांगजी वापस चला जाता है, लेकिन विंग वांगजी के जाने के बाद भी उसकी साइड ही देख रहा था जब बहुत प्यार से जियांग फेमिया उसे गले लगा लेते हैं, जिसे वांगजी के ऊपर से ध्यान अब विंग का अपने फादर पे जाता है, जो बहुत इमोशनल से गले लगा के और उससे थोड़ा दूर होके उसके प्यारे से फेस को टच करते कहते हैं, 2 साल बाद मिला हूँ मैं तुमसे, कितने बदल गए हो ना तुम 2 साल में, तुम्हारा चेहरा कितना पतला हो गया, तुम इतने कमजोर क्यों हो गए हो? शायद इसी कारण किंग तुम्हारा ध्यान रखने की बात कर रहे हैं। अब बेचारे जियांग फेमिया जिनको समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने बेटे से क्या बातें करें, वो बहुत खुश भी हैं 2 साल बाद विंग से मिलके और बहुत इमोशनल भी हैं, इसलिए वो बहुत प्यार से अपने बेटे को देख रहे हैं। वहीं विंग इमोशनली अपने फादर को देखकर बोलते हैं, फादर बस मैं थोड़ा बीमार था बट अब मैं ठीक हो जाऊंगा। आप कैसे हैं? मदर कैसी है? और सीजे कैसी है? सॉरी मैं उनकी शादी का पार्ट नहीं बन पाया था, सचमुच में उस दिन मुझे बहुत काम था हरम में, और आपको तो पता है ना अब हरम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी,
इसलिए मैं नहीं आ पाया। सीजे मुझसे नाराज होंगी ना। वी बहुत इमोशनल होकर बहुत सारी बातें कर रहा है अपनी बहन की 2 साल में जो छोड़ चुका है चीज़ें, अपनी बहन की शादी, अपने घर वालों से न मिल पाना, उन बातों को याद करते हुए वो बहुत हर्ट भी है। वहीं जंगचा थोड़ा गुस्से में बोलता है, झूठ मत बोलो विंग, हम सब जानते हैं तुम्हारा मन था सीजे की शादी में आने का, लेकिन इसी किंग ने तुम्हें जबरदस्ती उस दिन कैदी बना के रखा, तुम्हें बिल्कुल भी सीजे से मिलने तक नहीं दिया, शादी का पार्ट नहीं बनने दिया, और तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। क्यों क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? सच क्यों नहीं बोल रहे हो तुम हमसे? हमसे मत झूठ बोलो मेरे भाई, हम सब तुम्हारा दर्द जानते हैं। मैं पिछले 2 साल में इस महल में जो कुछ तुम्हारे साथ होता हूँ वो सब जानता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं मिस किंग से तुम्हें जरूर फ्री करूंगा। मैंने कुछ सोचा है। ये बोलकर अब जांगशन आगे आके विंग से कुछ बोलता उससे पहले ही विंग एकदम से जांगशन को रोकते हुए उसका हाथ पकड़ के कहता है, तो वो बात भूल जाओ, तुमने जो भी सोचा है उसे भूल जाओ, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि किंग मुझे एक बार में एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, पर जंगचा तुम भी तो सोचो, अगर मैं तुम्हारी शादी किसी मेल से करवा दूँ और तुम्हें जबरदस्ती उसे तुम्हारी वाइफ बनाने पे मजबूर करूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? किंग के साथ भी तो यही हुआ था ना, वो कभी भी मेल में तो इंटरेस्टेड नहीं थे, वो मुझसे शादी करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन लेट किंग की वजह से उन्होंने ऐसा करा, इसलिए उनका शुरू में मुझ पर गुस्सा होना, उन बातों की वजह से, उन सब जो भी कुछ उनके और मेरे साथ हुआ उन बातों की वजह से नाराज़ होना, मैं इस चीज़ को गलत नहीं कह सकता। अब आप मतलब इस बात को सुन के विंग के अभी भी वांगजी का साइड ले रहा है, ये सुन के जांगचा को बहुत गुस्सा था और जांगचा मुट्ठी बिछते हुए कहता है, तुम अभी भी उस इंसान का साइड कैसे ले सकते हो विंग? अपनी हालत देखो, फादर की हालत देखो, तुम्हें पता है हम सबकी क्या हालत है? हम जब भी तुम्हें परेशानी में सुनते हैं, पूरी रात फादर 1 मिनट भी सो नहीं पाते हैं। सीजे यहाँ से चली जरूर गई है जिन क्लैन, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचते रहते हैं। तुम्हें पता है ना, सीजे की शादी भी उस क्लैन के फ्यूचर किंग से हुई है। एक बार जिनजुशान किंग बन जाए तो वो इस क्लैन पे अटैक करके तुम्हें फ्री करवा देगा। ये बात सुनते ही अविंग एकदम से घबरा के तुरंत पहले तो रूम का डोर बंद करता है और सीरियस में वॉइस में वांग जांगचा को देख के बोलता है, जांगचा ये बात कभी दोबारा मुंह से मत निकालना। तुम्हें पता है सब लोग फादर का कितना सम्मान करते हैं। फादर को देखो, हर कोई उनकी ईमानदारी को बारे में बातें करता है, और अगर उनका बेटा खुद किंग के अगेंस्ट प्लानिंग करेगा, किसी को पता चल गया तो फादर की अब तक की मेहनत तुम खराब कर दोगे। पर विंग में ये सब तुम्हारे नहीं जांगचा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, मुझसे प्रॉमिस करो जांगचा कि तुम कभी भी दोबारा देशद्रोही वाली बातें नहीं करोगे, किंग के अगेंस्ट कुछ नहीं करोगे। मैंने कहा ना तुमसे, मैं ठीक हूँ। अब मेरे और किंग के रिश्ते में सुधार आया है, तुम खुद देखो, उन्होंने मुझे सबके सामने अपनी एम्प्रेस एक्सेप्ट किया है। अगर तुम उनके ऊपर अटैक करोगे तो सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? उन्हीं की क्वीन किंग के अगेंस्ट अपने भाई के साथ मिलकर किंग पे अटैक करने की प्लानिंग कर रही है। क्या तुम चाहते हो ये सब लोग मेरे बारे में सब सोचे? नहीं ना, तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वादा करो मुझसे जंचा। एकदम से अब वांग जी को याद करता हुआ हे बोलो किंग के बारे में सोचता हुआ जब विंग ये प्रॉमिस वहाँ जांगचा से करवाता है तो जांगचा इमोशनल होके अपने भाई को देख के बोलता है, तो क्यों हो ऐसे विंग? तुम्हें अभी भी फादर, क्लैन, किंग सबकी फिक्र है, बस खुद की नहीं। तुम्हें क्या लगता था मैं अपने किंग के अगेंस्ट जाना चाहता हूँ? मैं ये सब तुम्हारे लिए तो सोच रहा था मेरे भाई। 2 साल में जो तुम्हारे साथ हुआ वो सब जानने के बाद मैं कैसे चुप रह सकता था? मैं तुम्हारा भाई हूँ और एक भाई की ये ड्यूटी होती है कि वो अपने भाई और बहन को प्रोटेक्ट करे, और मैं तो सिर्फ वही करना चाहता था। अभी बहुत इमोशनल होके जांगचा के जिसने कंधे पे हाथ रखा था वो आ गया कि खुद जांगचा को गले लगा लेता है और बोलता है, मैं जानता हूँ मेरे छोटे भाई, तुम इस दुनिया के सबसे प्यारे भाई हो, ऊपर से कितना सख्त बनते हो, मुझसे लड़ते हो, मुझ पे गुस्सा करते हो, पर तुम मेरी और सीजे की बहुत फिक्र करते हो। बट मेरी बातों पे यकीन कर सकते हो ना तुम्हारा भाई खुद तुम्हारे मुंह से तुमसे कह रहा है कि वो ठीक है, उसके बावजूद भी
तुम उसकी बातों पे भरोसा नहीं करोगे? एक बार मेरी बात पे भरोसा कर लो मेरे भाई। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अगर परेशान होऊंगा तो मैं तुम्हारे ही पास आऊँगा, बट अभी तुम ऐसा कुछ मत करो। इस बात पे अब जनफेमे भी बीच में आके जांगशा के कंधे पे हाथ रख के उसे बहुत प्यार से समझाते हैं। जांगशा, विंग बिल्कुल सही कह रहा है। विंग की बातों पे पहले शायद मुझे भी भरोसा नहीं होता, लेकिन अब मुझे भी कहीं ना कहीं इन बातों पे भरोसा हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से तुम्हें भी तो महल से यही खबर मिल रही है कि किस तरीके से किंग अपनी क्वीन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तुमने देखा नहीं आज उस शू मास्टर मतलब मिनिस्टर शू और उसकी बेटी ने जैसे हमारे विंग के साथ किया, उसकी सज़ा तुरंत दी ना किंग ने। तो तुम एक बार उन पर ट्रस्ट करके देखो। इस बात पे अब दोनों की तरफ देखता हुआ जांगशा सीरियस होके बोलता है, ठीक है, पर ये आखिरी मौका दे रहा हूँ मैं उस किंग को। अगर सचमुच में उसने तुम्हें प्रोटेक्ट किया तो मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर उसने फिर से तुम्हें परेशान किया, बिना बात के तुम्हें पनिशमेंट दी, तो मैं वादा करता हूँ तुमसे विंग, फिर मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। मैं वो करूँगा जो मेरा मन करेगा। अब विंग स्माइल करता था, अपने भाई की तरफ देखकर खुश हो जाता है और अपनी गर्दन हाँ में अग्री कर लेता है। वहीं कोने में खड़ा एक इंसान ये सारी बातें सुन रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि खुद किंग लांग वांगजी थे। वांगजी यहाँ से गया जरूर था, लेकिन वो पूरी तरह से बाहर नहीं गया था। वो यहाँ चुपचाप सब सुन रहा था। ऑब्वियसली ये उसका ही मीटिंग रूम है, तो उसे पता है कि कहाँ से खड़े होकर अंदर क्या बातें हो रही है सुन सकता है कोई, इसलिए वो वहीं खड़ा हुआ था। जब वो सुनता है कि जांगशा और दूसरे क्लैन के राजा यानी जिन जुशान की आपस में पहले से गठबंधन बना हुआ है, तो वो पहले घबरा गया था क्योंकि इसे नॉवल की एंडिंग याद है। ऐसी तो किंग मरा था, लेकिन जब वो सुनता है कि विंग ने किस तरीके से उसे प्रोटेक्ट किया और अभी भी इतना गलत होने के बावजूद भी वो उसके बारे में ही सोच रहा है, तो वो और ज़्यादा विंग के प्यार में पड़ जाता है। और वो बहुत इमोशनली विंग को देख के कहता है, वो इडियट किंग, उसे तुम्हारा ये प्यार और केयर कभी क्यों नहीं दिखा जो मुझे एक बार में दिख गया। सचमुच में कुछ लोगों के दिमाग और दिल दोनों पे पत्थर पड़े होते हैं। ये बोलता हुआ वांगजी पुराने किंग को याद करके उस पर गुस्सा कर रहा है और विंग को और ज़्यादा इमोशनल होकर देख रहा है। जहाँ एक तरफ वांगजी ने सोचा कि उसकी ज़िंदगी के या ये बोलो नॉवल की स्टोरी के उसने पूरी कहानी को बदल दिया है, पर उसे नहीं पता शायद जो नॉवल उसने पढ़ी थी उसमें आधी ही बातें थी। कई बार पुरानी ऐतिहासिक कहानियों को भी लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बदल देते हैं, विलन किसी और को बना देते हैं, असलियत में कोई और विलन होता है। शायद वो नॉवल जिसने लिखी थी उसके अकॉर्डिंग किंग लांग वांगजी को मारने के पीछे लेट एम्प्रेस विभूषण के भाई और उसके ब्रदर इन लॉ थे, पर असलियत में किंग की मौत के पीछे दो लोग और थे जो कोई और नहीं बल्कि मिंग हुई और मिंग याओ थे। किंग जितना स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर था उसे ऐसे ही कोई कैसे मार सकता है जब तक उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, उसके शरीर के साथ कोई बदलाव ना। एक चीज़ मैं और क्लियर कर रही हूँ बीच में स्टोरी रोक के, यहाँ पे दो जिन फैमिली है। एक जिन फैमिली है जो लैंड क्लैन या इसके लैंड राज्य में रहती है, जिसका में मिंगुई मिंग्याओ जिन गॉनशान और उसका कज़न जिन जीशान करके जो है वो एक साथ रहते हैं यहाँ लैंड क्लैन में। और एक जिन फैमिली है जिससे यानली की शादी हुई है, जो दूसरा राज्य जो जिन राज्य है उसमें रहते हैं, जिसमें जिन जुशान जो है मेन वो राजा बनेगा फ्यूचर में, और उसकी जो फादर है वो आप कह सकते हो जिन सेक्ट लीडर हैं, पर वो और उनकी जो मदर है यानी मैडम जिन वो एक तरीके से जियांग फैमिली से रिलेटेड हैं। तो कन्फ्यूजन ना हो, कभी आपको लगे कि अभी तो मिनिस्टर थे लास्ट पार्ट में जिन फैमिली, फिर अचानक से एक राज्य कैसे आ गया, तो यहाँ दो डिफरेंट जिन हैं। तो चलिए वापस स्टोरी पे आते हैं। अब मिंगुई गुस्से में भरी हुई अपने कमरे में आकर चीज़ें जोर जोर से फेंक रही है और तोड़ रही है। वहीं अब मिंग्याओ तुरंत अंदर आता है और पहले दरवाज़ा बंद करता है और फिर मिंगुई को देख के बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो। इस बात पे अब मिंगुई गुस्से में बोलती, वो एम्प्रेस कैसे बन सकता है, वो मेरा टाइटल कैसे छीन सकता है। वो मेरा टाइटल था गगा, मैं बचपन से यही सपना तो देख रही थी, एक बार मुझे इस लैंड राज्य का एम्प्रेस बनना था। आप तो जानते हैं ना गगा,
मैंने बचपन से सब 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 कुछ किया जो मैं कर सकती थी। उस लांग वांग जी के उस सड़े हुए एटीट्यूड को झेलना, उसे अपने प्यार में डालना, वो सब करने के बाद भी ये विभूषण मुझसे मुझसे एम्प्रेस का टाइटल नहीं छीन सकता। कह के मिंगुई सामान और जोर से फेंकती है। अब मिंग्या उसे फिर से शांत करते हुए कहता है, शांत हो जाओ मिंग, शांत हो जाओ मिंगुई। मेरी बहन, मैं जानता हूँ तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, मैं ये भी जानता हूँ जो भी आज हुआ वो हम दोनों कभी सोच नहीं सकते थे। इस लांग वांग जी का अचानक से इस विभूषण की तरफ ऐसे प्रोडक्टिव होना, ऐसे उसकी तरफ अट्रैक्ट होना, ये बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अब हमें कुछ बड़ा करना होगा। क्या करेंगे का? आपने जो मुझे मेडिसिन दी थी, मैंने वो लांग वांग जी को काफ़ी समय से दी भी है, लेकिन उनका कोई असर ही नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि वो शायद धीरे धीरे से ही काम कर रही हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं और ज़्यादा उसका डोज बढ़ा दूँ, बट तुम लांग जी के आप करीब जाने की कोशिश करो, फिर से उसे अपने प्यार के जाल में डालो। वैसे भी तुम्हारे पास तो वो चीज़ है जो उस विभूषण के पास नहीं, ये खूबसूरती और तुम्हारा फीमेल होना। तुम और मैं हमेशा से जानते हैं वांग जी कभी भी किसी मेल की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता। तुम अच्छे से जानते हो वांग जी को किस तरीके से अपने कंट्रोल करना है, तो तुम वही करो। और ये बोलकर मिंग अपनी ही बहन को वांग जी के साथ और ज़्यादा रोमांटिक होने का एक तरह से हिंट दे रहा है। इसमें अब मिंग जो भी गुस्से में एकदम लाल थी, अब वो एक बड़े से शीशे के सामने बैठकर अपने बालों को ठीक करते हुए अपने चेहरे को देखकर जैसे अपने चेहरे को एडमायर कर रही हो, अब बोलती है, सही कहा गगा, विभूषण कभी औरत तो नहीं बन सकता, वो इस क्लैन को कभी हायर तो नहीं दे सकता, तो वो मुझसे कैसे जीतेगा? गगा, आज मैं लांग वांग जी को फिर से अपने प्यार में और अपने कंट्रोल में वापस जरूर लाऊंगी। और कल जिस तरीके से उसने ये एम्प्रेस का टाइटल उस विभूषण को दिया है, वो उसे वापस भी लेगा। ये बोलते हुए मिंगुई अपने आप में ही कॉन्फिडेंट है कि वो इस चेहरे के साथ वांग जी को अपने कंट्रोल में ला सकती है। भाई वांग जी तो अपने कक्ष में आके बहुत खुश है। विंग की वो सारी बातें उसके दिमाग में चल रही है, जैसे विंग ने उसे प्रोटेक्ट किया, जैसे विंग ने अपने ही भाई को इस बड़े चाल को रोकने के लिए बोला। वांग जी खुशी था जब अचानक से उसके डोर पे धड़ाम करके एक नॉक लग मत करके कोई इंसान गेट में अंदर आ जाता है। इससे वांग जी एकदम स्ट्रेट पोजीशन में बैठ के गेट की साइड देखता है, तो देखता है कि अब फिर से वहाँ पे मिंग हुई है, जिससे वांग जी की मुट्ठी टाइट हो जाती है। और वो गुस्से में मिंग हुई को देख के बोलता है, मैंने कहा था ना कि जब तक मैं, पर इससे पहले वांग जी अपनी बात पूरी करता, मिंग हुई दौड़ के आके उसे गले लगा लेती है, जिससे वांग जी एकदम पत्थर की तरह मूर्ति बन के खड़ा हो गया और अब शौक में मिंग हुई को देख रहा है। और मिंग हुई उसके गले लगे हुए जोर जोर से रोते हुए नाटक करने लगती है, मैं बीमार थी, 2 दिन से मैं बीमार हूँ वांग जी, और तुम मुझे देखने नहीं आए, तो मुझे ही तुमसे मिलने आना पड़ा ना। और ये बोल के बड़े रोते हुए वांग जी की तरफ ऊपर की तरफ मुंह करके उसे देखने लगती है, जैसे अब वो मतलब वांग जी उसे प्यार करेगा या उसे पैम्पर करेगा। लेकिन वांग जी तो उल्टा उसे जोर से अपने आप से दूर करके सीधा होकर खड़ा हो जाता है और एकदम से जोर जोर से घूर घूर के मिंग हुई को देखने लगता है। मिंग हुई अब वांग जी के इस रिएक्शन पे गुस्सा तो करती है, पर वो अपने नाटक को कंटिन्यू करते हुए अपनी हाथों की बड़ी स्लिप से अपना आधा मुंह कवर करते हुए थोड़ा रोते हुए नाटक करते हुए कहती है, तुम मुझसे नाराज हो, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? क्या क्या हुआ है जो तुम इस तरीके से मुझसे मुंह फेर रहे हो? मैं जानती हूँ तुम्हें मेरा परेशान होना कभी अच्छा नहीं लगता, फिर भी आज तुम शांत हो, मैं बीमार पड़ी, मुझसे मिलने नहीं आए, क्या हो गया है वांग जी? अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? तुम भूल गए हो क्या हमारी पुरानी प्रॉमिस, हमारी बचपन की बातें? तुम्हें क्या हो गया है? कहते हुए जैसे वो और नाटक करते हुए वो वांग जी के और क्लोज आने की कोशिश करती है। वहीं वांग जी 2 कदम पीछे हो जाता है और अपनी स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, मैं तुम्हारे दोस्त के साथ साथ इस पूरे राज्य का राजा हूँ, मेरे पास बहुत सारा काम था, और वैसे भी तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा बुखार था जिसके लिए मैंने हीलर को तुम्हारे पास भेज दिया था, तो तुम्हें किंग की स्पेशल अटेंशन की शायद ज़रूरत तो नहीं थी। इस बात पे अब मिंग हुई थोड़ा सा रोते हुए और थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलती, वांग जी तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम अच्छे से जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारी अटेंशन की ज़रूरत हमेशा से रहती है। तुम इतनी पत्थर
दिल कैसे हो सकते हो? मुझे लगता था कि तुम क्रूर बाकी सारी दुनिया के लिए हो, पर मेरे लिए तो मेरे बचपन के दोस्त वही लंजा हो। ये बात जैसे वांगजी के कानों में पड़ती है तो वांगजी का चेहरा एकदम से गंदा सा हो जाता है। लंजा, इसके मुंह से सुनना सचमुच में हमारे लांग वांगजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसे एकदम से बोलता है, तुम मेरा बर्थडे मत लो। इसे एकदम से अब और ज्यादा शॉक में हुई। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा, किंग का नाम सिर्फ उस लांग वांगजी या किंग ही करके ही टाइटल लिया जाता है। तुम मेरा बर्थ नेम नहीं ले सकती, ये अधिकार तुम्हें नहीं है। ये बोलकर जैसे वांगजी क्लियरली उसके मुंह से कभी दोबारा लंजा नहीं सुनना चाहता, बोल देता है। इसे हम हुई एकदम शॉक और 2 कदम पीछे, और वो शॉक में वांगजी को देख रही है और समझ नहीं पा रही है ये क्या हुआ? ये इंसान इतना कैसे बदल सकता है? कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो वो समझ नहीं पा रही है। इससे आगे वो कुछ बोलती, अब वांगजी ही उसे स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, आप अपने कक्ष में जाइए। आप बीमार थी और बीमारी में मुझसे मिलने इतनी दूर आई, उसके लिए थैंक यू, पर अब अपने कक्ष में जा सकती हैं। अब मिंगुई कुछ बोल ही नहीं पाती है क्योंकि वांगजी से कुछ और बोलने का मौका ही नहीं देता। मिंगुई पैर पटकती हुई अब अपने रूम में आती है और अब मन में बड़बड़ाती है, ये लांग वांगजी नहीं हो सकता। कहीं लांग वांगजी को किसी ने पोसेस तो नहीं कर लिया है? वो इंसान जो मेरे मुंह से लंजा सुनते ही बिल्कुल मेरे पैरों में गिरने के लिए तैयार हो जाता था, आज मेरे मुंह से लंजा सुन के मुझे कभी दोबारा ये शब्द ना बोलने का ऑर्डर दे देता है। कुछ तो बड़ा हुआ है। क्या उस लांग वांगजी को पता चल गया है कि मैं ही थी जो सारे काम गलत करती थी और उस व्यूशान के ऊपर इंजाम लगा देती थी? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे सबसे पहले तो उस लांग वांगजी के बच्चे से प्रेग्नेंट होना होगा। पहले मैं ही उसके बच्चे की माँ नहीं बनना चाहती थी, पर अब मुझे जल्द से जल्द उसके बच्चे की माँ बनना है, क्योंकि मैं अब ये सब कुछ अपने हाथों से निकलते हुए नहीं देख सकती। ये सोचते हुए अम्मी ने अपने बड़े से लकड़ी के एक बॉक्स में से कुछ पोटली से निकालती है और उसे घुरते हुए बोलती है, अभी तुमने मुझे छुआ भी नहीं ना, लेकिन इसे पीने के बाद मैं देखती हूँ तुम कैसे खुद पे कंट्रोल कर पाते हो। इसके बाद तुम कैसे मुझसे दूर जाते हो। ये बोलते हुए जैसे हम मिंगुई कुछ बड़ा करने की सोचती है। मिंगुई जिसके हाथों में पहले से बहुत कंट्रोल है, तो उसके हाथों में वांगजी के या ये बोल दो किंग के जो किचन है, रॉयल किचन, उसमें जाना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने एक बड़ी सी गोल्डन सिक्कों से भरी हुई पोटली उस शेफ के हाथ में देते हुए अब वांगजी के खाने में से मिलाने का ऑर्डर दे देती है। उस शेफ जो पैसों के देखते ही पूरी तरह से मुंह में देखते हैं लाल में भर जाता है, वो तुरंत उस पोटली को पकड़ते ही उस बड़ी सी शीशी के अंदर जो सामान था वो वांगजी के खाने में मिला देता है। वांगजी जो सबसे अनजान अब अपने ही कक्ष में खाने का इंतजार कर रहा था, जब उसके पास वो खाना आता है तो बिना कुछ सोचे वो उसे खा लेता है। वांगजी को पता है कि इस खाने को जब अंदर लाया जाता है उससे पहले रॉयल गार्ड्स जो भी गेट पे खड़े रहते हैं वो एक सिलेंडर से चेक करते हैं कि वो खाना पॉइजन तो नहीं है, और उसके बाद ही वांगजी तक आता है। तो वांगजी बड़े बेसब्री से वो खाना खा लेता है। हाँ, इसमें कोई पॉइजन नहीं था, इसलिए इसमें वो पॉइजन टेस्ट में ये सही निकला, लेकिन इसमें कोई और दवाई थी जो वांगजी की बॉडी पे धीरे धीरे अब असर करने लगती है। खाना खाने के थोड़े बाद ही वांगजी को अजीब सी अपने शरीर में बेचैनी महसूस होने लगती है, जैसे उसका शरीर किसी ऐसी चीज़ की क्रेविंग कर रहा है जो शायद वो सोच नहीं सकता था। या सच कहें, वो शायद किंग तो है नहीं, वो तो एक कॉलेज गोइंग लंजा था और उसने ये सब चीज़ें कभी पहले करी नहीं, तो उसके लिए ये अजीब से चेंज उसकी बॉडी में उसे बेचैन कर देते हैं। उसकी बॉडी जैसे अब उसके कंट्रोल से बाहर है। कुछ टाइम तो वो खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो परेशान होकर अब हीलर को ही बुलाने का ऑर्डर कर देता है, क्योंकि वो समझ चुका है ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही है। उसके शरीर का एकदम से उसके कंट्रोल से बाहर चले जाना। कहीं ना कहीं हीलर जब वांगजी को चेक करता है तो वो भी घबरा जाता है और वो तुरंत घबराते हुए उस रॉयल गार्ड को और जो इस समय मतलब पूरे मेंशन की सिक्योरिटी हेड है उन्हें बुलाने का ऑर्डर करता है। नीमिंजे खुद ही वहाँ पहुँचते हैं। अब लानशीचैन और नीमिंजे हीलर के पास है। वहीं मिंगुई बहुत देर से अपने रूम में चक्कर काट रही है,
क्योंकि वो यही सोच रही है कि वांग जी को जैसे ही ये सब करने का मन करेगा तो वो सबसे पहले उसे ही बुलाएगा, जो कि सच भी था। उसके अलावा वांग जी कभी किसी को वहाँ नहीं बुलाएगा। और यही सोच के वो बहुत देर से वांग जी को बुलाने का इंतजार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी की हालत को देखने के बाद अब हीलर सीरियस वॉइस में चिरैन और शिचैन को देख के बोलते हैं, किसी ने किंग के खाने में कुछ ऐसा मिला दिया है जिसके कारण किंग की उस चीज़ की डिमांड बहुत बढ़ गई है। हमें जल्द से जल्द उनके किसी कॉन्सर्ट कॉन्क्यूपाइन को उनके पास भेजना पड़ेगा। बस यही इस चीज़ का सॉल्यूशन है। ये बात सुनते ही सबकी मुट्ठी गुस्से में टाइट हो जाती है। किंग के साथ ये बदतमीजी किसने की, वो लोग ये बात ज़रूर पता लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी उनके किंग का सही होना है। इसलिए सबसे पहले शिचैन ही आगे आगे कहते हैं, हमें मिंगहुई को इन्फॉर्म करना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से जाते उससे पहले ही चिरैन अब शिचैन को रोक के कहते हैं, नहीं, मिंगहुई नहीं, एम्प्रेस को बुलाओ। इस चीज़ से यहाँ खड़े सब लोग शॉकिंगली चिरैन को देखने लगते हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं अंकल, आप यहाँ पे इस समय एम्प्रेस को बुलाना चाहते हैं? क्यों, क्या गलत कह रहा हूँ मैं? किंग ने साफ साफ उन्हें सबके बीच में कल अपनी एम्प्रेस बनाया था और आज इस तरीके से उनकी किंग को ज़रूरत है तो एम्प्रेस क्यों नहीं आएंगी? वैसे भी अगर किसी को बुलाना है तो सबसे पहला हक तो एम्प्रेस का ही है। किंग के रूम पे किंग के हर जितने भी सामान हैं, चाहे वो किंग का शरीर क्यों ना हो, उस पर पहला हक किंग की एम्प्रेस का है, तो एम्प्रेस को ही बुलाइए। ये बोलते हुए चिरैन बिल्कुल स्ट्रिक्ट वॉइस में ऑर्डर दे देते हैं। वहीं शिचैन कुछ नहीं बोल पाते। वहीं नीमिंजे जैसा चिरैन ने ऑर्डर दिया वैसे ही आप वहीं के पास संदेश पहुंचा देते हैं। वहीं विंग सबसे अनजान कि उसे क्यों बुलाया, वो अपने सबसे अच्छे कपड़ों में सबसे पहले अब वहाँ शिचैन के पास ही पहुंच जाता है, जो बिल्कुल किंग के बड़े से महल के बाहर खड़े हैं। वहीं विंग यहाँ उन्हें देखकर वो करता है और अपनी सीरियस वॉइस में बोलता है, मास्टर लैन, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इस बात पे शिचैन और चिरैन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और शिचैन ज़्यादा ना कुछ बोलकर अपनी थोड़ी सॉफ्ट वॉइस में बोलते हैं, क्योंकि किंग को आपकी ज़रूरत है। अभी शॉकिंगली इन दोनों की तरफ देखता है और सोचने की कोशिश करता है कि वो कहना क्या चाहते हैं, लेकिन चिरैन जो जानते हैं उनके पास और ज़्यादा समय नहीं, वो सीधा स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलते हैं, विभूषण, आपको अपनी हस्बैंड की ड्यूटी निभानी चाहिए। एज एम्प्रेस आपके किंग को आपकी ज़रूरत है, इसलिए हमने आपको यहाँ बुलाया था। आप अंदर जाइए, किंग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और ये बोल के चिरैन सीधा विंग को पूरी बात ना बताते हुए अंदर जाने का ऑर्डर दे देते हैं। विंग अभी सब कुछ प्रोसेस कर ही रहा था, उससे पहले ही उसके कदम आप सीधा वांग जी के घर में बड़े से उस कक्ष के बाहर आ जाके रुक जाते हैं। यहाँ गार्ड भी आप उसे अंदर की तरफ जाने का इशारा करके वहाँ से हटके चले जाते हैं। गार्ड्स यहाँ अकेले उसे छोड़ के चले गए, इसी से विंग को थोड़ा शौक लगता है, पर गार्ड यहाँ रहकर अपनी एम्पर और एम्प्रेस की आवाज़ें नहीं सुनना चाहते, इसलिए वो वहाँ से चले गए। पर विंग अब सबसे अनजान जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो महसूस करता है कि वांग जी बिल्कुल सामने अपने बड़े से बेड पे ऊपर से बिल्कुल न्यूड सिर्फ अपने ट्राउज़र में बैठा हुआ है और उसे बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की नज़रों के साथ देख रहा है। विंग उसे एक बार शॉकिंगली देखता है और शायद अब वो समझ गया है कि यहाँ उसे क्यों बुलाया गया है। किंग को उसकी ज़रूरत है? क्या किंग को किसी ने इस तरह की दवाई दे दी है? जिस तरह के बारे में सोचते ही अब विंग के शरीर पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विंग को समझने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन वो सब कुछ समझ गया। वो इस महल में बहुत टाइम से है और वो महल की पॉलिटिक्स को बहुत टाइम से जानता है। राजा के कमरे में जाने के लिए पहले भी कॉन्क्यूपेंस ऐसा करती थी, इसी कारण तो राजा के लिए स्पेशल अलग किचन बनती है, जो वहाँ पे सिर्फ राजा के खाना ही बनता है, कोई और वहाँ आ भी नहीं सकता। कहीं और राजा किसी और राज्य में या किसी के घर पे जाता है तो स्पेशली उसके साथ इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए लोग भी जाते हैं। लेकिन आज किंग के साथ ये हो गया, ये सोच के विंग शॉक है और वो वहाँ से मुड़ के जाने ही वाला था। वांग जी उससे पहले वो मुड़ के जा पाता, दौड़ के विंग का हाथ पकड़ लेता है, जिससे विंग शॉक। विंग के चेहरे पे बहुत घबराहट और पसीना है, उसे डर लग रहा है कि कहीं ये सब चिरैन ने ही ना किया हो। पहले की तरह चिरैन ने उसकी शादी जबरदस्ती मतलब एक तरह से वांग जी से करवा दी थी और अब चिरैन उस दोनों को फिजिकल होने के लिए यहाँ लेके आए हैं। विंग घबरा गया क्योंकि उसे डर लग रहा है कि जब वांग जी पूरी तरह से होश में आएगा
तो वो इन सब का अंजाम फिर से विंग पे लगा के उसे पनिश ना करे। अब तो थोड़ा सा विंग की जिंदगी में सुकून आया था। कल ही तो उसे एम्प्रेस का टाइटल मिला था और आज ये विंग के लिए ये बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात थी। इसलिए विंग घबराते हुए वांगजी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता हुआ बोलता है, एम्पर आप होश में नहीं हैं। एम्पर आपको मेरी नहीं, मेरे ख्याल से आपकी किसी और कॉन्सर्ट या कॉन्क्यूपाइन की ज़रूरत होगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत आपके लिए आपकी लवर मिंगुई को भेजता हूँ। बेचारा भी बहुत डर रहा है और कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से वांगजी उसका हाथ छोड़े और उसे यहाँ से जाने का मौका दे। लेकिन वांगजी मिंगुई का नाम सुन के तो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो गुस्से में पैर से पहले तो दरवाज़ा बंद करता है और तुरंत विंग को अपनी गोदी में उठा लेता है, जिसे विंग घबराते कहता है, एम्पर आप होश में नहीं हैं। प्लीज़ एम्पर आप प्लीज़ होश में आ जाइए, मुझे छोड़िए। आप पछताएंगे, सुबह सबसे पहले आप इसी बात पे पछताएंगे। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मेरा मन नहीं है आपकी मर्जी के खिलाफ आपके साथ ये सब करने का। इस बात पे वांगजी बहुत इमोशनल होकर विंग को देखते हुए उसे बेड पर लिटाते हुए सीधा उसके ऊपर आता है और प्यार से उसके फेस को पकड़ के बोलता है, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते हो? इस बात पे अब विंग शॉकिंगली वांगजी की तरफ देखने लगता है। मैं जानता हूँ मैं दवाइयों के नशे में हूँ, पर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा। मैं तुम्हें कभी इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करूँगा और सच कहूँ सिवाय तुम्हारे मैं कभी किसी और को अब छूना भी नहीं चाहता। अब विंग शॉकिंगली वांगजी की तरफ देख रहा है और समझ नहीं पा रहा है क्या उसके कानों ने सही सुना, क्योंकि ये एम्पर तो एक नंबर का झूठा है। इसने तो इससे पहले कितनी लड़ाई कॉन्क्यूपाइन और कॉन्सर्ट के साथ सब कुछ किया है और अब ये कह रहा है किसी को छूना नहीं चाहता। विंग को ये थोड़ा शौक था। वैसे ये बात सच है कि ये सब कुछ इस एम्पर की बॉडी ने किया होगा, लेकिन इसके अंदर जो इंसान है रंजा, उसने आज तक कभी किसी को टच नहीं किया। उसका मन सिर्फ विंग को ही टच करने का है। जब विंग ने अपने मुंह से मिंगुई का नाम लिया तो मुंह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। क्यों वो ये सब कुछ मिंगुई के साथ करे? वो शायद अपने शरीर को चोट पहुंचाएगा। अभी तक जैसे परेशान हो रहा है परेशान होता रहेगा, पर विंग के अलावा किसी और को टच नहीं करेगा। अगर इस समय भी यहाँ मिंगुई आती तो धक्के मार के उसे निकाल देता। हाँ वो दवाई के नशे में है, पर उसका शरीर बहुत स्ट्रांग है, ये एम्पर का शरीर, और ऊपर से उसका विल पावर भी बहुत स्ट्रांग है। इसलिए वो किसी होश मतलब इतने नशे में और इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद भी इतना होश में तो है कि उसे होश कि वो किसके साथ ये सब कर रहा है उसे याद रहे। वहीं अब थोड़ा सा इमोशनल होता हुआ अपने आप को थोड़ा सा सही करता हुआ और बहुत मासूम से आवाज़ में पूछता है, आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे? क्या सचमुच में आप मेरे साथ ये सब करना चाहते हैं? हाँ विंग, तुम मेरे एम्प्रेस हो, तुम मेरे हस्बैंड हो, तो मैं क्यों किसी और के साथ ये सब करूँगा? विंग, मैं जानता हूँ तुम्हें लग रहा होगा कि मैं दवाई के नशे में ये सब बोल रहा हूँ, पर मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ तुम्हें टच करना चाहता हूँ और इस समय मेरी बॉडी को सिर्फ तुम चाहिए। और ये बोलते अब जो थोड़ा सा विंग और वांगजी में गैप था, वांगजी से दूर करता हुआ सीधा विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और हंग्रीली पैशनेटली उसे बहुत ब्रूटली किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग पहले तो शॉक होता है, पर बाद में वो भी वांगजी के किस का उसी पैशन के साथ रिस्पॉन्स करने लगता है। 2 साल बाद उसका हस्बैंड उसे उसके राइट से रहा है। 2 साल बाद आज पहली बार उसे वांगजी ने किस किया है। 2 साल बाद आज पहली बार उसके हस्बैंड ने एज अ हस्बैंड एड्रेस किया है। विंग इसी चीज़ से बहुत इमोशनल हो जाता है। वहीं वांगजी के हाथ तो बहुत जल्दी विंग की उस बॉडी से उसके हाथ को दूर करने में लग गए थे। कुछ सेकंड में विंग को महसूस होता है कि वांगजी की वो हॉट ब्रीथ जो उसकी न्यूड बॉडी पे उसे फील होती है। अब वांगजी उसकी पूरी बॉडी को बहुत ब्रीटली किसेस दे रहा है। विंग के निपल्स तो उसके फेवरेट हैं, इसलिए काफ़ी देर से पहले वो उन्हीं के साथ प्ले करता रहता है, जिसे विंग को मुंह से सिवाय मॉर्निंग के कुछ और निकल ही नहीं पा रहा है। कुछ टाइम में विंग और वांगजी अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट कर देते हैं। वांगजी कोई ब्रूटली ये सब नहीं करता। वो इतने नशे में होने के बावजूद भी विंग के साथ शुरुआत में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। वो पहले उसे बहुत शांति से प्रिपेयर करता है और पहली राउंड में बहुत ज़्यादा उसके साथ संभल के और स्लोली ही करता है। कहीं ना कहीं विंग समझ चुका है कि वांगजी के अंदर अब उसके लिए प्यार और केयर है, क्योंकि इस समय भी इतने नशे में होने के बाद भी वो एक हैवान की तरह उसकी बॉडी पे टूट नहीं पड़ा, बल्कि जैसे उसकी बॉडी को वर्शिप कर रहा है ऐसा फील करवा रहा है।
वहीं दूसरी तरफ मिंगुई गुस्से में पागल हो चुकी है क्योंकि बहुत देर तक उसके के पास कोई नहीं आया, इसलिए वो खुद ही गुस्से में वहाँ से चले जाती है सीधा एम्पर के महल के सामने। वो जब देखती है कि गार्ड बिल्कुल बाहर के गेट महल के बिल्कुल बाहर है तो वो अब अंदर की तरफ जाने लगती है, जिससे गार्ड्स उसे रोकते हुए साफ मना कर देते हैं कि वो अभी अंदर नहीं जा सकती, जिससे मिंगुई को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उन लोगों पे चिल्लाते हुए कहती है कि वो उसे कैसे रोक सकते हैं। वो जानती है किंग को उसकी ज़रूरत है, इसलिए वो यहाँ आई है। ये बस सुन के गार्ड थोड़े शॉक तो होते हैं, लेकिन अब वो बहुत स्ट्रिक्ट वॉइस में बोल देते हैं वो उसे अंदर जाने से इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि अंदर ऑलरेडी किंग और क्वीन अपने टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एम्पर और एम्प्रेस एक दूसरे के साथ है। ये बात सुनते ही मिंगुई शॉक में उन दोनों को देखने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा, क्या उसने सही सुना? वांग जी और विभूषण एक दूसरे के साथ है? ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते। मिंगुई अब गुस्से में अंदर जाने की कोशिश ही करती है, जब अब खुद नीमिंजे वहाँ आ जाते हैं और वो गुस्से में मिंगुई को अपने साथ ले जाके आज अब उसी के महल में बंदी बना देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी भी हालत में मिंगुई उनके क्वीन और किंग के गुड टाइम में इंटरफेयर करे, क्योंकि वो सब लोग जानते हैं 2 साल से इस चीज़ का इंतज़ार यहाँ बहुत सारे लोगों का था। वांग जी को पूरी तरह से विंग को उसके हस्बैंड वाले राइट देना हर कोई चाहता था, तभी तो शायद वो एक कॉन्फिडेंस के साथ कि उसका पति उसे प्यार करता है, उसे सम्मान देता है, उसके सारे राइट्स देता है, तभी वो अच्छे से अपनी ड्यूटी निभा पाएगा। यही कारण था कि कोई भी आज विंग और वांग जी को डिस्टर्ब नहीं करने देना चाहता। वहीं दूसरी तरफ पहले राउंड तो जितने प्यार से विंग ने के साथ वांग जी ने किया था, नेक्स्ट राउंड में तो वो उतना ही ज़्यादा अग्रेशन शो करता है। विंग के मुंह से सिवाय मॉर्निंग साउंड के कुछ नहीं निकल पा रहा है, और उसमें भी वो बार बार किंग करके जब बोलता है तो वांग जी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो चाहता है कि ये लंजा बोले, यानी उसका नाम ले, उसको किंग का नाम ना ले। इसलिए वांग जी विंग के फेस को पकड़ के बहुत सीरियस वॉइस में बोलते हैं लंजा। वो विंग के मुंह से भी मॉर्निंग साउंड में सिर्फ अपना नाम चाहता है, इसलिए अब लंजा लंजा ही पूरे महल में साउंड हो रहा है। वहीं शुरुआत में स्टार्ट हुई हुई दवाइयों के नशे वाली एक्टिविटी सुबह तक ही रुकती है, जब विंग पूरी तरह से बेहोश होके अब बेड पे पड़ा गिर जाता है। वहीं वांग जी किंग वाली तरह उसे ऐसे ही ना छोड़ के, बल्कि एक लवर की तरह उसे बहुत प्यार से पूरा क्लीन करता है, उसे खुद अपनी बाहों में लेकर उसके बेडशीट चेंज करके उसे बहुत प्यार से एक ब्लैंकेट में अपने सीने से लगा के ही कवर करके अपने पास सुलाता है। वांग जी ने सोचा भी नहीं था कि उसे इस नॉवल में आकर इतना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, इतनी ब्यूटीफुल, इतने प्यारे से, उसी के क्यूट से विंग के साथ इतना अच्छा और इतना प्यारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए मिलेगा। इसलिए वो बहुत इमोशनल होकर विंग को देख रहा है। वैसे तो उसकी दवाइयों के पेन को विंग के साथ कुछ ही टाइम में उसने पूरी तरह से दूर कर दिया था, लेकिन अभी तो उसकी आंखें जो थकने के बावजूद भी इस खूबसूरत से प्यारे से इंसान को बस देखना चाहती है। इसे लगा था वो सिर्फ विंग को देख रहा है। थक कर उसकी भी आंखें जब सो गई, तब उन दोनों की गहरी नींद शुरू होती है। वैसे तो ये समय था सबके उठने का, लेकिन उनके किंग और क्वीन यानी लांग वांग जी और विभूषण तो अभी अभी सोए हैं, इसलिए आज उनके सिक्योरिटी को और उनके महल के आसपास बहुत सारे गार्ड हैं। वहीं मिंगुई पूरी तरह से पागल होकर अपने महल को डिस्ट्रॉय कर चुकी है। वो बाहर निकलना चाहती है, पर नीमिंजे निकलने नहीं दे रहे, जिसके बारे में चिरैन और सिचैन को नीमिंजे सुबह इन्फॉर्म करते हैं। चिरैन और सिचैन जैसे ही ये सुनते हैं कि मिंगुई आधी रात में वांग जी के महल के पास आई, तो उन्हें थोड़ा शौक लगता है, और जब वो गार्ड की दूसरी लाइन सुनते हैं कि मिंगुई जबरदस्ती अंदर जा रही थी ये बोल के कि उसे पता है कि किंग को उसकी ज़रूरत है, तो वो और ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वो बात कैसे मिंगुई तक पहुंची वो ये जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो किसी को बताया नहीं सिवाय हिलर के। ये बात सिर्फ वो गार्ड और नीमिंजे, शिचैन और चिरैन ही जानते थे। तो मिंगुई को कैसे पता चला कि वांग जी को किसी ने इस तरह की दवाई दी है? क्या इन सब के पीछे मिंगुई है? वो यही बातें सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं मिंगुई जो सोच रही थी वैसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब उसके मुसीबत में पड़ने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। सो कल इसका लास्ट पार्ट आएगा। मैंने जैसे ही कहा ये कहानी बहुत छोटी थी, लेकिन अब ये स्टोरी ऑलमोस्ट एंड हो गई है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। किसी के रिक्वेस्ट पे मैंने लिखी थी
तो मैंने कोशिश तो करी थी कि मैं सारे पॉइंट्स जो मेरे को कवर करने हैं मैं कर दूं, पर पता नहीं क्यों मुझे उस तरह का फीडबैक मिल नहीं रहा जैसा मैं चाह रही थी। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या मुझसे थोड़ी बहुत कमी रही है स्टोरी में। प्लीज़ कमेंट में बताना और अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।